हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमिकल कैनेटिक्स का आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 रहने वाला है। चलिए बिना देर करे स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अ प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एंड टाइम टी इज शोन बिलो। ये हमें ग्राफ दिया गया है, किसके बीच में? कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में। ठीक है, विच ऑफ द गिवन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द ग्राफ। देखो, केमिकल कैनेटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ग्राफ्स है, बेसिकली देखो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही पूछेगा। जीरो ऑर्डर का आपको कंसंट्रेशन का ग्राफ पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और हाफ लाइफ टाइम पीरियड पता होना चाहिए, रेट वर्सेस टाइम पीरियड वाला ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये 2-3 ग्राफ हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अच्छे से पता होना चाहिए कि किस टाइप का मतलब वो ग्राफ बनता है और स्लोप वगैरह क्या बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन बी क्या है? सेकंड ऑर्डर। ऑप्शन सी थर्ड ऑर्डर। ऑप्शन 4 जीरो ऑर्डर। अब देखो, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ना पता क्या है, सबसे पहले ना जो इक्वेशंस है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, जितनी भी जो भी है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इसकी एक्सप्रेशन देख लेंगे। रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 2.303 अपॉन में टी लॉग। यहाँ ऊपर होती है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा नॉट से डिनोट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ये रहेगी। ठीक है, अच्छा, अपॉन में बची हुई कंसंट्रेशन। वैसे तो जनरली आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऊपर स्मॉल ए और नीचे ए माइनस एक्स, मतलब लाइक ऐसे ये आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना बस नोटेशन थोड़ी सी डिफर कर जाती है, अदरवाइज मीनिंग सेम ही होता है। तो ए माइनस एक्स क्या है? हमारा जो बची हुई कंसंट्रेशन है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर है यानी कि आर टी, हम इसे आर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने जो ग्राफ प्लॉट करा है, आप यहां से ना देख सकते हैं किसके बीच में प्लॉट करा है, इसके बीच में प्लॉट करा है वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालने जाऊं तो आपको मतलब आपको देखना पड़ेगा कि देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर अरेंज करेंगे तो मैंने क्या कर दिया, लॉग आर टी को इधर ले आई और मैं इसको इधर ले गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो मतलब अगर हम ग्राफ देखें, है तो ये स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ। ठीक है, इसको मैं ऐसे कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे क्या है? y। ठीक है, ये हमारा क्या है? c। ठीक है, और ये हमारा क्या है? पूरा पूरा एम एक्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप देखना कि y इज इक्वल टू, मतलब c पहले लिख दिया है, c प्लस में एम एक्स, तो ये पूरा हमारा जो फैक्टर है ये हमारा क्या हो जाता है? m, यानी कि स्लोप, और ये x। ठीक है, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है, और ये हमारा y एक्सिस। तो आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ बनना चाहिए वो लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में वर्सेस टाइम के बीच में बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लोगैरिथम नहीं ले रखा, तो दैट मीन्स ये जो ऑर्डर है इसका फर्स्ट ऑर्डर तो है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर की। जो सेकंड ऑर्डर की जो एक्सप्रेशन होती है, तो अब देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, हमारी एक्सप्रेशन ये होती है। अब अगर इसको प्लॉट करने जाएं तो a माइनस एक्स, वैसे तो एक्सप्रेशन ये होती है। ठीक है, अब अगेन a माइनस एक्स यहाँ पर मैं रख देती हूँ और a की वैल्यू। ठीक है, r माइनस एक्स क्या है? हमारी बची हुई कंसंट्रेशन, जिसे हम आर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊं तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। मतलब पहले एक्सप्रेशन को ना सेटल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, के टी प्लस 1 अपॉन में आर नॉट 1 अपॉन में आर टी। अब अगर आप देखो इसे, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है। अब इसे कंपेयर करो, देखो ये हमारा वाई है पूरा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है एम एक्स वाली टर्म। ठीक है, और ये पूरा क्या है? हमारी सी वाली, यानी कि इंटरसेप्ट वाली टर्म। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर हम सेकंड ऑर्डर का अगर हम देखें ग्राफ, तो y पे हमारा क्या आना चाहिए? 1 अपॉन में आर टी। 1 अपॉन में आर टी तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब, और इंटरसेप्ट में आर नॉट, 1 अपॉन में आर नॉट होना चाहिए। क्या नाम है? आर नॉट है यहाँ पर, 1 अपॉन आर नॉट नहीं है। ठीक है, और स्लोप जो है यहाँ पर देखो हमारी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। दैट मीन्स ये जीरो ऑर्डर, सॉरी, सेकंड ऑर्डर भी हमारी नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर।
अब देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन ये है। देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक चीज, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। जो आपके टेक्स्ट बुक है और जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ही ज्यादातर आते हैं, मतलब 90% चांसेस होते हैं जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर भी बहुत कम आता है, मतलब सेकंड ऑर्डर तो पूछा भी नहीं जाता, बट टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत फिर भी उसके बारे में बता देते हैं। बट थर्ड ऑर्डर तो ये ना कॉम्पिटिटिव लेवल पे या हायर लेवल पे पूछा जाता है। तो बेसिकली मुझे एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आपको यू डोंट नीड टू लर्न दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप इसमें घबराए नहीं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, अगेन ए माइनस एक्स हमारा क्या है, आर टी बची हुई कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। और ए क्या है हमारा, जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या आ जाएगा, 2 kT, ठीक है, 1 अपॉन में आर टी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। अब इसको इधर प्लस कर दूं, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन देखो, मैं यहाँ पर ये थोड़ा सही तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आर टी है, ठीक है। अब अगर ग्राफ इसका प्लॉट करो, ये भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और ग्राफ प्लॉट करोगे तो देख लो ये पूरा हमारा जो है वो वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। ये अगेन एम एक्स और ये सी एक्सिस, मतलब इंटरसेप्ट रहेगा, ठीक है, ये टर्म। अब आप देख लो, अगर इसका थर्ड ऑर्डर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो 1 अपॉन में आर टी का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। और स्लोप भी हमारी पॉजिटिव आ रही है जबकि इसमें नेगेटिव आ रही है, तो ऑब्वियस बात है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, बचा क्या हमारा जीरो ऑर्डर। तो ये जीरो ऑर्डर की हमारी मतलब हमारा ये ग्राफ दिया गया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जीरो ऑर्डर जो है ये कैसे आया इस ग्राफ में, ठीक है। देखो, तो हमारी जो एक्सप्रेशन होती है ना जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या होती है, ये वाली एक्सप्रेशन होती है। ये तो सिंपल सिंपल मतलब पता लग रहा है। देखो, अब ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, इंटरसेप्ट, और एम सी वो एम एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, एम हमारी यानी कि स्लोप है वो कितना आएगा, -1, ठीक है, यानी कि ये हमारी स्लोप है, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा अगर जो ग्राफ बनता है वो 80 वर्सेस टाइम के बीच में बनेगा, जो कि बिल्कुल सही बना रखा है। इंटरसेप्ट हमारा ए नॉट है, मतलब सॉरी, यहाँ पर ना आर लिखना चाहिए था मुझे, मैं भूल गई, ठीक है। तो आप देख लेना कि आर नॉट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट, ये रहा इंटरसेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट आर नॉट, ठीक है। और माइनस के टी, तो माइनस के हमारा क्या है, स्लोप, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, और टी हमारा मतलब टाइम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल जो है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैंने आपको बताया है ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ग्राफ अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सॉरी 40 क्या है, रिएक्टेंट ए अंडरवेंट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज मेजर्ड पीरियोडिकली एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको डेटा दे दिया जाता है और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैंने आपको बता दिया कि आपके जो क्वेश्चन है वो जीरो या फिर फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों ही एक्सप्रेशन में से ही पूछे जाएंगे। तो अब आप ना देख लीजिए कि ना, अगर आपको जब भी डेटा गिवन हो, ऑर्डर प्रिडिक्ट करना हो, तो हमेशा एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखकर देख लीजिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आनी चाहिए, अगर वो कांस्टेंट आ जाती है तो उस रिएक्शन, मतलब वो जो रिएक्शन के बारे में बात करी जा रही है वो उसी ऑर्डर की है, ठीक है, जिससे मतलब आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो मैं अभी ना जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, 80 ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब के की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं यहाँ पे इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है तो हमारे लिए एक्सप्रेशन रहेगी ये, ठीक। अब देख लेते हैं, फटाफट से निकालते हैं, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू क्या है, जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या, जो कि जीरो टाइम में हमें जो ऑब्जर्व होती है, ठीक है, 0.40,
ठीक है। और टी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो हमारी कंसंट्रेशन है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ पे देखो ये 1 आवर, तो 1 आवर में हमारी जो वो है कंसंट्रेशन वो कितनी होगी 0.20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.20। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मोल्स, ये यूनिट है जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि के की वैल्यू कितनी आ रही है 0.20। ठीक है, अभी अगर मैं अभी एक्सप्रेशन हटा दे रही हूं मैं, ठीक, अब सीधे यही फॉर्मूला यूज करती हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा निकाल के देखती हूँ इसी का रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर वैल्यू सेम आ गई तो ये जीरो ऑर्डर की है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ये वाली। ठीक है, क्योंकि अब हम जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो कितना लेंगे 2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कितना आ रहा है, जो कि आंसर आ रहा है हमारा 0.15। ठीक है, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है 0.15। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर कितनी आ रही है 0.20। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब पक्का ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब जीरो ऑर्डर की नहीं है तो हमारा जो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 ही होगा, और फिर भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है वहां पर। मतलब इस क्वेश्चन में ये कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको यहाँ पर सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होती है कि 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बची हुई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं 2.303, टाइम पीरियड कितना है 1, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.40 और दिस। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी आती है 0.3। ठीक है, 1 की तो लिखने की नीड नहीं है, 0.30। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू, ये हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.690। ठीक है, अब दूसरा हम मतलब इसी फॉर्मूले में हम दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर कर देती हूँ। ठीक है, कितना आएगा, अब इस बार 2 रख लेते हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 क्या है आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू मैं ये कर दे रही हूं ताकि, ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.30 और 2 से 2 कैंसिल, और ये तो इसका मतलब अगेन ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोबारा तो आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू पहले भी हमारी इतनी आ रही थी और सेकंड टाइम पे भी हमारी इतनी आ रही है, आगे भी इतनी ही आएगी। ठीक है, आपको ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं, बस के की वैल्यू अब यहीं से पता चल गई है। तो हमारा ये जो ऑर्डर है ऑफ द रिएक्शन है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब जो है ये 2024 का भी है, और यही 2025 में भी यही सेम क्वेश्चन आया है, सेम बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ठीक है, तो देख सकते हैं हम इसका ऑर्डर जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सॉल्यूशन क्या रहेगा फिर हमारा, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ठीक है, और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जब हमें ऑर्डर पता लग गया तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो इजीली हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन 41 क्या है, ऑब्जर्व द ग्राफ इन द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, लोगैरिथम R0 अपॉन में R वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, और हमारा जो मतलब जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसने क्या बोला है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। अब हमें निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालनी है, और इसके बाद ग्राफ को देखकर हम ऑर्डर निकाल लेंगे। जब ग्राफ से हमें ये ऑर्डर पता लग जाएगा तो हम इजीली वहां से स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ना जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों की एक्सप्रेशन लिख दी है। ठीक है, तो ग्राफ को कंपेयर कर लेते हैं। देखो जो ग्राफ है वो हमारा लोगैरिथम R0 और अपॉन में RT। तो आप देख सकते हैं जीरो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, हमारा रह गया फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्राफ जो है सही बना रखा है, लॉग मतलब रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और किसके वर्सेस में टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है हमारा यहाँ पर X।
अगर आप देखें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, और ये पूरी जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एम को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे जीरो है, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या रहेगा, जीरो, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, देखो इंटरसेप्ट जीरो है, इसीलिए हमारा जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट है। ठीक है, इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता लगता है कि ग्राफ जो है हमारा कहाँ से इनिशिएट करना है, ये इंटरसेप्ट बताता है हमें। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया ना कि ग्राफ को देखकर, मतलब ये एक्सप्रेशन को देखकर आपको पता लग गया कि सीधे सीधे इसका ऑर्डर क्या है हमारा, फर्स्ट। तो ए का आंसर हमारे पास क्या रहेगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर आता है, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में से भी फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, उसने बोला है कि स्लोप निकालना है आपको, तो स्लोप की वैल्यू जो होगी आपकी, मैंने अभी आपको बता दी, स्लोप इज योर के अपॉन में 2.303। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी, इसमें स्लोप रहेगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, फॉर द रिएक्शन A plus B products the following initial rates were obtained at various initial concentration of the reactants। मतलब ये कि हमें मतलब रेट मिला है हमें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन पे। अब हमें क्या करना है कि देख लीजिए ए और बी, ठीक है, ए और बी दो रिएक्टेंट है हमारे। ठीक है, तो अब इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है हमें, और इनिशियल रेट भी दे रखा है। और फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इजी भी है। ठीक है, रेट डिटर्मिनेशन जो यहाँ पर होता है, मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत आसान है और बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी रखी होगी और रेट आपको दे रखा होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, तो इससे मतलब बहुत आसान है। और आपको क्या करना है, ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, बी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, और ओवरऑल ऑर्डर भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली क्या करते हैं, हम रेट की ना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, रेट यहाँ पर जो रिएक्टेंट ए है उसकी पावर अल्फा है, बी जो है उसकी पावर बीटा, ये जनरल रेट एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब चाहे ऑर्डर कुछ भी रहे, मतलब 1 रहे, 0 रहे, 2 रहे, यही एक्सप्रेशन रहेगी, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो जो वैल्यूज है ना उसको पुट करके देखेंगे, लेकिन आपको पता है क्या करना है, जैसे अगर आप ना ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर निकालना मतलब चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे ना, तो बी की वो वैल्यू रखना है यहाँ पर जो कि सेम है, मतलब रेट अलग अलग आ रहा है, बट बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या मतलब हर बार 2 बार आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों बार आपको बी की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रखनी पड़ेगी, ताकि जो ए रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर पता चल सके। सेम अगर आपको बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार जो है मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के, लेकिन ए की जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो आपको क्या सेम रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप बी का ऑर्डर बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें, तो अगर आप ना ग्राफ में देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो आप ना डेटा में देख सकते हैं कि ना सबसे पहले ना मैं ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालूंगी। सबसे पहले मैं रेट लॉ की जो है एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, कोई सा भी ऑर्डर रहेगा आपका जो रेट है उसकी एक्सप्रेशन वो यही रहेगी। ठीक है, अच्छा जो ये एक्सप्रेशन है हमारी, इसमें अगर हम देखें ए का अगर हम ऑर्डर निकालने जाएं तो हमें क्या करना है पता है, बी की जो मतलब हमें ऐसा मतलब यहाँ पर जो मैं वैल्यूज रखूंगी वो इस तरीके से रखूंगी ताकि जो मेरी बी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे अगर क्या नाम है ए का ऑर्डर निकालना है, तो सिमिलरली अगर मुझे बी का ऑर्डर निकालना है तो मुझे ए की कंसंट्रेशन क्या रखनी पड़ेगी, सेम, डेटा से देख के। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ए का ऑर्डर निकाल रही हूँ, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो ऐसे करना है, R1 निकाल रहे हो, ठीक है, के ए की वैल्यू देखो। अब देखो हमें ना बी की वैल्यू कहां पर सेम दिख रही है, एक तो हमें फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में हमें अगर हम ध्यान से देखें तो बी की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम वही वाली मतलब वही वाला डेटा हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ, कितनी है 0.1 के पावर अल्फा, और बी की वैल्यू कितनी है 0.1 बीटा। ठीक है, इसके बाद R2 के
अच्छा, और ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.2 की पावर अल्फा, और बी की वैल्यू है ये। ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशन दोनों कांस्टेंट है ना, तो हमें इसी तरीके से ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमें सेम रखना था ताकि हम जो है ऑर्डर कैलकुलेट कर सके। ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब R1 और R2 की वैल्यू देख लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 0.05, R2 की वैल्यू 0.10 और 0.1। ठीक है, ये 0.2 इस होल पावर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो इसे कैसे कंपेयर करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 आ जाएगी। अब ये बेस और बेस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अल्फा यानी कि किसका ऑर्डर था हमारा? ए का ऑर्डर था, तो यानी कि ए का ऑर्डर हमारे लिए कितना आ गया है 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अल्फा हमारा कितना आया 1। अब हम बी का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, देखो अब हमें ऐसा मतलब डेटा ढूंढना है जिसमें ए की वैल्यू सेम रहे। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू किसमें सेम है? फर्स्ट और थर्ड वाले में। तो हम वही वाली वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है अल्फा, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.1, यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का डेटा ले रहे हैं हम। ठीक है, और R2 के 0.3 वाला डेटा ले रहे हैं हम इसमें। ठीक है, बी की वैल्यू है ये। ठीक है, अब इसको करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। R1 की वैल्यू कितनी है 0.05 और 0.05, और यहाँ पे 0.1, 0.2, इसकी पावर क्या हो जाएगी? बीटा। अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, यहाँ पर 1 और ये 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे 1/2, और इसकी पावर क्या है? मतलब बीटा। अब देखो ये 1 हमारा, अब ध्यान से देखेंगे 1 हमारा कब आएगा? अगर मैं किसी की पावर या किसी की भी पावर में यहाँ पर 0 लिख दूं तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। अगर हम 1 जो है वो कब आएगा हमारा आंसर? जब किसी की पावर क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है? बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऑब्वियस बात है जो बेस रखूंगी वो 1/2 रखूंगी ताकि मेरे को जो है बीटा की वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो मैं यहाँ पर 1/2 रख दे रही हूँ ताकि ये बेस से बेस कैंसिल हो जाए और हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल जाए। बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 0। तो इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया कि ए का ऑर्डर क्या है 1, और बी का ऑर्डर, सॉरी यहाँ पर बीटा नहीं बी है ये, बी का ऑर्डर कितना है 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर इसका। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 0। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ए का ऑर्डर, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो इसमें क्या लिखा है? द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बिलो एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए अगेन वही, मतलब जैसा पहले हमने क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही है। ठीक है, ए और बी हमें जो रिएक्टेंट दिए गए हैं इनकी जो है अलग अलग कंसंट्रेशन दी गई है, साथ में हमें इनिशियल रेट भी दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि ओवरऑल ऑर्डर बताना था, एक्स्ट्रा में हमें, ठीक है, और बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा में क्या बताना है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, और हमें जो है डेटा यहाँ पर गिवन है। अगेन मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि किस तरीके से आपको अगर डेटा गिवन होता है तो रेट निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन सेम वही रहेगी। ठीक है, इस बार मैं यहाँ पर ए ले लेती हूँ, दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, मुझे ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करूंगी मैं? बी की वैल्यू ऐसी लूंगी जहां पर मतलब दोनों बार बी की वैल्यू क्या है? सेम आ जाए। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
सबसे पहले देखो ए की वैल्यू मैं रख देती हूँ 0.01, ठीक है, और बी की वैल्यू है हमारी 0.01, ठीक है। अच्छा, और इसी के रिगार्डिंग हमारा जो रेट है, मैं सीधे सीधे यहाँ पे रेट की वैल्यू भी लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं जहां पर बी की वैल्यू, देखो नेक्स्ट डाटा हमें उठाना है जिसमें बी की वैल्यू सेम है, तो वो सेकंड वाला डेटा ही है। तो सेकंड वाले डेटा में अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 0.02, ठीक है, और क्या नाम है बी की जो वैल्यू है 0.01 एज यूजुअल सेम। अच्छा, इसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें रेट कितना है 1 अपॉन में सॉरी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन 10 की पावर -3, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्या बचेगा 0.01, 0.02, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, ओवरऑल पावर लगा देनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ना पावर चेंज कर देते हैं, 10 की पावर 2 ले जाते हैं ऊपर, और 10 की पावर, देखो 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो ये, ठीक है, तो एक 10 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ नीचे लिख दूं तो यही तो होगा, ठीक है, और इसके कट करूंगी तो 1/2। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहां से तो बेस तो हमारा सेम हो गया ना 1/2, ठीक है। 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पे, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सही तरीके से यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 1/2 और 1/2, तो अगर मैं इसे यहाँ लिख दूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तो ये बेस से बेस कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगेन हमारा जो मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया वो कितना आया 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से मतलब बी वैल्यू, बी का ऑर्डर निकालू, ए की वैल्यू, अब देखो हमें बी का ऑर्डर निकालना है तो ए की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तो इस तरीके से हम आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड वाले में ए की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला ही डेटा उठाएंगे। बी हमारा क्या है 0.01, R1 की वैल्यू इसके रिगार्डिंग 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3, 0.01 थर्ड वाला डेटा ले रहे हैं, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है 0.02, और इसी के रिगार्डिंग ये रही, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या है, अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इस पर 1 और 0.01, 0.02 की पावर बी, तो इसका आएगा, ठीक है। अब 1 अगेन यहाँ पे मतलब सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, तो यहां से आप देख सकते हैं बेस सेम है, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है 0, तो यानी कि जो हमारा बी रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑर्डर आया है वो कितना आया है, बी की वैल्यू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 0, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, देखो आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो रेट, अब आप चाहे रेट की वैल्यू देखो, रेट की वैल्यू यहाँ डेटा से अब आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 0. मैं फर्स्ट वाला डेटा ही उठा रही हूँ, बी की वैल्यू 0.01, इसकी पावर 0, तो ये फैक्टर हो जाएगा कैंसिल, ये मतलब ये पूरा हट के कितना हो जाएगा 1, तो मैं इसे हटा देती हूँ, और इसी के रिगार्डिंग रेट की वैल्यू हमारी ये, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, देखो अगर मैं यहाँ का डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर जाएगी 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगी, तो इसे सॉल्व करूंगी तो एक 10 बचेगा, ठीक है, तो 5/10 के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, देखो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो रिएक्शन का फर्स्ट हो जाएगा, तो के रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो टाइम मतलब उसकी जो यूनिट होगी वो टाइम इनवर्स होगी, और टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है, मतलब सेकंड में दे रखा है, तो इसकी जो वो वैल्यू आएगी
हो ये रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा कि जो द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई है फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब ये है कि अगर हम देखें हमारी जो रिएक्शन है एक्स से वाई की तरफ जाने वाली, ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है? सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रही है। ठीक है, इफ concentration of x is increased 3 times, how will it affect the rate of formation of y? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना के दिया है, अदरवाइज वैसे तो आसान है। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो हमारी क्या रहेगी? ये रहेगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोल दिया है इसने। इसने बोला है हमारा कि अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ एक्स क्या कर दी है? ट्रिपल टाइम्स कर दिया है। तो देख लेते हैं, ये न्यू रेट है, तो कितना हो जाएगा? 9 के एक्स स्क्वायर न्यू रेट इज एन न्यू रेट हमारे कितना आ रहा है? 9r। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि जो न्यू रेट है हमारा वो 9 टाइम्स हो गया है रेट जो हमारा पुराना वाला था। अब देखो क्या है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि माइनस या फिर रेट जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऐसे लिख सकते हो ऑफ एक्स, या फिर किसके बराबर लिख सकते हो रेट को? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, रेट ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स। ठीक है, या फिर रेट जो है अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। ठीक, तो अब अगर मैं ध्यान दूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मतलब एक्स की कंसंट्रेशन चेंज करने से, तो देखो ये किसके बराबर आया? रेट, और हमारा जो रेट है वो अभी ये नया वाला जो रेट है वो किसके बराबर आया है? 9r। तो यानी कि जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ वाई, ठीक है, वो कितना हो गया हमारा? 9 टाइम्स हो गया है पुराने मतलब पुराने रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो वाई की जो फॉर्मेशन है वो 9 टाइम्स क्या हो गई है? इंक्रीज हो चुकी है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई विल इंक्रीज 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0.5, 2.5, 2 या फिर 1.5। ठीक है, अब इसको ना देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया है कि ना जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस 4 टाइम। सपोज करो ये रिएक्शन जो मतलब एक रिएक्शन हुई है, ठीक है, उसकी एक्सप्रेशन हम ये लिख देते हैं। क्या बताया कि अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया है तो हमारा जो न्यू रेट है वो इतना निकल कर आता है। अब अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो देखो क्या करेंगे? सिंपली क्या कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो 1/16 ए की पावर n, और मैं इसे अगर अलग अलग कर दूं तो 4 की पावर n, ए की पावर n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4 की पावर n और 1/16, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 की पावर स्क्वायर, 1/4 की पावर n। तो यहां से हम देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। आंसर इज सी, 2 ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इन अ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स इज ट्रिपल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? देखो ये सारे अब एक जैसे क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो आपका जो रेट है वो कितना हो गया? 27 टाइम्स हो गया है। ठीक है, और आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है? ट्रिपल कर दी है। ठीक है, ट्रिपल कर दी है, ये रहा। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब इसको अगर हम लिखेंगे ए की पावर n, 3 की पावर n अलग, ठीक है, ए की पावर n अलग, 1/27। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? 1/27, 1/3 की पावर n। तो 1/27 मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना
ठीक है, तो ये बेस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 3, यानी कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो लिख देते हैं आंसर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 47 क्या है, द फॉलोइंग इनिशियल रेट डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन हुई है और उसका डेटा जो है वो गिवन है, यहाँ पे साइड में दिया गया है। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्रोमीन के बीच में है। ठीक है, अब इसमें ना 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, ए पार्ट क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 इन द रिएक्शन। ठीक है, Br2 है, ये गलती से B2 लिख दिया है, Br2 इन द रिएक्शन। ठीक है, B क्या है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। C क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर 0.4 मोलैरिटी एंड 0.2 मोलैरिटी रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। डेटा आपको यहाँ पर गिवन है, तो ए पार्ट में यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ। आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ब्रोमीन। तो सबसे पहले अगेन रेट का फॉर्मूला देखो, NO A Br2 B। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेट की वैल्यू रख देते हैं। पहले NO की वैल्यू कितनी है, अब देखो NO की रिस्पेक्ट में अगर मैं वैल्यू निकालने जा रही हूँ तो मुझे Br2 की जो वैल्यू है वो सेम रखनी पड़ेगी। Br2 की वैल्यू सेम किस उसमें आ रही है डेटा में, फर्स्ट एंड थर्ड में आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड वाला डेटा लेंगे। तो फर्स्ट में NO की कंसेंट्रेशन 0.05 और Br2 की वैल्यू कितनी है 0.05 और रेट की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3। अब थर्ड वाला डेटा लेना है जिसमें के लिखना है और NO की वैल्यू कितनी है 0.15 और मतलब Br2 की वैल्यू है 0.05। ठीक है, और डेटा रेट, अब के से के कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, और ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है 0.05 0.15 की पावर a और 1/9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि ये 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, और ये 1/3 की वैल्यू a। तो यहाँ से बेस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा 1। मैं यहाँ पर ना लिख देती हूँ, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1। ठीक है, अब हम ब्रोमीन का ऑर्डर निकालते हैं, फटाफट कर लेते हैं ताकि रेट के NO 1/3, सॉरी मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया ना, ए की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है, A Br2। चलिए, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू सॉरी मतलब ये इसकी वैल्यू सेम रखनी है। तो इसकी वैल्यू सेम किसमें, फर्स्ट और सेकंड डेटा में। तो फर्स्ट ये लो Br2 का कितना है 0.05 और के 0.05, सेकंड वाला डेटा लेना है 0.15 बी और रेट की वैल्यू है 3 इन के कैंसिल, ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास 1/3 और 0.05 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 1/3 इसकी पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से हम बेस से बेस कैंसिल करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1, यानी कि यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर है वो कितना है 1। तो यानी कि एक क्वेश्चन तो हमारा मतलब ए पार्ट तो हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, के की वैल्यू NO की वैल्यू रखेंगे 0.05, ए मतलब यहाँ पर 2, ब्रोमीन की वैल्यू 0.05, उसका जो ऑर्डर है वो 1, रेट की वैल्यू उसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे, फर्स्ट वाला डेटा उठाया तो के की वैल्यू
देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.05 पावर 3 और 10 की पावर -3। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3, 0.05 की पावर 3। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें इसे सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू 8। और अगर विद यूनिट लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 3, तो 3 थर्ड ऑर्डर के लिए हमारी जो मतलब यूनिट रहेगी रेट कांस्टेंट की वो ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा जो है वो बी पार्ट भी, सॉरी मैंने ये बी पार्ट नहीं लिखा था, बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं सी पार्ट के बारे में। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO और Br2 आर दिस। हमें रेट, यहाँ पे सी पार्ट रेट निकालना है, के यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, यही रहेगा। ठीक है, के की वैल्यू हमारी कितनी थी 8, NO की वैल्यू है 0.4, Br2 की वैल्यू है 0.2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे 100, इसका डेसिमल हटाएंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 16 कितना होता है 256,000। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.256। रेट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना है 0.256 मोल्स पर लीटर। आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी कर सकते हो, मतलब अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे 2.56। ठीक है, और 10 की पावर -1 मोल्स पर लीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 47 भी सॉल्व होता है। ये देख लीजिए क्या बोला है, फॉर अ रिएक्शन द, मतलब जो एक रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी रिएक्शन दी हुई है, द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज गिवन बिलो, मतलब मैकेनिज्म दिया गया है, मैकेनिज्म के ऊपर है। मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी ये एक है, कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो एक स्लो स्टेप दिखा रखा है, एक फास्ट स्टेप दिखा रखा है। राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, इसने बोला है कि आपको ना रेट लॉ मतलब रिएक्शन के लिए लिखना है। और सेकंड उसने क्या बोला है आपके लिए कि राइट द ओवरऑल ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब हमें ओवरऑल ऑर्डर भी लिखना है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें जो हमारा स्लो स्टेप होता है तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ऑर्डर भी निकलता है और उसी के रिगार्डिंग हमारा रेट लॉ डिफाइन होता है। तो हम ना अगर रेट लॉ डिफाइन करने जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको देखेंगे हम। अगर हम स्लोएस्ट स्टेप को देखेंगे तो हमारा जो रेट लॉ की एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेट वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या होना चाहिए कि स्लोएस्ट स्टेप देख लो, फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, और इसके अलावा जो ओवरऑल ऑर्डर है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर निकालना है। ओवरऑल ऑर्डर आप देख लो, स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो ऑर्डर भी हमारा क्या है 2। इसी के क्या नाम है, ध्यान उसी को ध्यान में रखते रखते हुए हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा ये एक्सप्रेशन रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें देखने को मिल रहा है जो स्लोएस्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम रहती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी जब 2 है, देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक आयोडाइड आयन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, तो जब मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर कितना है हमारा 2, इसीलिए हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन ये रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम जो मतलब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वो अब हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक 11th है और 12th है उसमें जो आएगा उसके रिगार्डिंग हम मतलब डिस्कशन करेंगे। ठीक है।